दूसरा डेरिवेशन क्या है, कंपैरिजन तो हो गया था, ध्यान से देखिए। दूसरा जो है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है बाय पोटेंशियोमीटर। ठीक, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसके लिए पहले आपको सर्किट डायग्राम सिखाता हूं मैं। सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से, ये की लगा दी, ये रियोस्टेट लगा दिया, ये रियोस्टेट लगा दिया, कुछ इस तरीके से। अब हमने 1 मीटर की लेंथ ले ली, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ मैंने सॉरी यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक। ये इसके बीच में हमने RB रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया, ठीक है, बढ़िया है। इसके साइड से यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिया, दिखाई दे रहा है बच्चों, बढ़िया दिखाई दे रहा है। इधर एक जॉकी है जिसे हम J लिख सकते हैं, इसको AB नाम दे दीजिए। इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है बच्चों, दिखाई दे रही है ना अच्छे से, हाँ बढ़िया। अब ये तो हो गया अपना सर्किट डायग्राम, इसको K1 दे दीजिए, ये इसको E दे दीजिए, या फिर C देना है तो C दे दीजिए, क्योंकि हम बैटरी लगा देंगे, वरना E से तो अपन EMF हो जाएगा गड़बड़, इसलिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए हमें करना क्या है बच्चों। एक चीज मैंने आपको जब शुरू में अपने 2-3 लेक्चर देख कर आए हों आप, तो ध्यान से सुनिए। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, जैसे कि R इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर E/V-1। ये रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था। अगर आप ये याद है तो बढ़िया, और आप अगर पढ़ के आए हैं तो बढ़िया, अगर नहीं पढ़ के आए तो प्लीज़ पढ़ के आइएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा मैंने ये लिखा कहाँ से, ठीक है बच्चों। शुरू के 2-3 लेक्चर के अंदर ही होगा ये, सो आप देख सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपना। अब मान लीजिए इसको रेजिस्टेंस बॉक्स को R मान लिया मैंने, रेजिस्टेंस बॉक्स है तो रेजिस्टेंस मान लिया, मतलब कुछ समय के लिए। अब आप याद रखिए, अगर ये कनेक्टेड नहीं होगा तो ये बैटरी की जगह ये EMF हो गया। अगर ये मान लीजिए इतना कनेक्टेड नहीं है तो EMF अकेला रहा ना, EMF ऑफ सेल। सो इफ R is not connected, then EMF of cell, EMF of the cell and balancing length is L1। अब ध्यान से देखिए, अब क्या है E, ठीक, इक्वल टू रो एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसमें करंट, मान लीजिए यहाँ से करंट सप्लाई किया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके इस तरीके से, ऐसे ही तो जा रहा होगा करंट, समझ में आ रहा है। सो इसमें I और R तो कांस्टेंट हो गया, मतलब यहाँ से जो करंट गया यहाँ से इसकी रेजिस्टेंस भी होगा उसका, सो कांस्टेंट है तो रो। L1 इसकी बैलेंसिंग लेंथ हो गई। मान लीजिए इसका जब अपन ने डिटेक्ट किया जॉकी से यहाँ आया होगा, ठीक, इस तरीके से, तो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ध्यान से देखिए, अब हम जब R को कनेक्ट करेंगे, R इज कनेक्टेड, यह लिखिए, व्हेन जब R इज कनेक्टेड देन, अभी तो ये EMF था, अब डायरेक्टली एक पोटेंशियल बन जाएगा जब आपके पास रेजिस्टेंस भी हो और एक EMF भी हो, तो आप इसको पोटेंशियल बना सकते हैं, ठीक बच्चों। देन द पोटेंशियल या पोटेंशियल ऑफ द सेल लिख लीजिए एंड बैलेंसिंग लेंथ इज L2, क्योंकि अब जो यहाँ से निकलेगा जब हमने R लगा दिया, ये कहीं पर भी निकल सकता है, तो हमारे लिए L1 तो इसके लिए मान लीजिए ये आ गया, मानने के लिए बोल रहा हूँ, और L2 इसके लिए यहाँ है। सो V इज इक्वल टू रो L2। समझ में आ रहा है बच्चों? रो इसलिए क्योंकि I और R जो है कांस्टेंट हैं, वो कहीं चेंज नहीं हो रहे, इसलिए
इसको अपन सेकेंड इक्वेशन, इसको थर्ड इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, r इज इक्वल टू आर ई अपॉन में v माइनस 1। सो r तो एज इट इज, ये r, e की जगह क्या लिख देंगे, r रो L1 अपॉन में रो L2, इस तरीके से माइनस 1, रो से रो कैंसल, r इज इक्वल टू आर L1 अपॉन में L2 माइनस 1, इस तरीके से दिखाई दे रही है ना अच्छे से। हाँ बढ़िया, ये हो गया हमारा प्रूफ इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब ईएमएफ अगर हम जब रेजिस्टेंस बॉक्स को हटा दें तो ईएमएफ जो रहेगा उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। जब हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो जब पोटेंशियल बन जाता है, जब ईएमएफ जुड़ता है और रेजिस्टेंस जुड़ते हैं तब एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। तो हमने पोटेंशियल की वैल्यू निकाली, ईएमएफ की वैल्यू निकाली, ई अपॉन में वी था उसकी वैल्यू पुट करी, इस तरीके से ये निकल जाएगा। ये हमारा एक्सप्रेशन कौन था, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है बच्चों, हम इसके दो एप्लीकेशन थे ना पोटेंशियोमीटर के। एक तो पहला क्या था, ईएमएफ कंपैरिजन ऑफ टू सेल्स, और इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, एक ही सेल लगाए, आ सेल बोला मतलब एक ही सेल। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये इसकी डेरिवेशन प्रूफ हो गया। अब ठीक है, इसके आगे देखिए क्या है। जैसे इसकी प्रिकॉशंस थे किसके, ईएमएफ ऑफ सेल्स के, दो कंपैरिजन किया था ना ईएमएफ के। जैसे इसके क्या प्रिकॉशंस थे कि अगर जो P1 लगाया था उसका ईएमएफ ग्रेटर देन होना चाहिए दोनों ईएमएफ के, ठीक, यह ईएमएफ की वैल्यू इसकी ईएमएफ की वैल्यू उन दोनों ईएमएफ की वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए थी, पहला उसका था। दूसरा क्या था ईएमएफ वाले का, कि उसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल है एक साथ होने चाहिए। सेम वही एज इट इज इसका भी है। इसका जो सी देख पा रहे हैं आप, इसका ग्रेटर देन होना चाहिए इसके ईएमएफ से। ठीक बच्चों, इसका ईएमएफ इसके ईएमएफ से ग्रेटर देन होना चाहिए। फिर इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसका पॉजिटिव टर्मिनल एक ही पॉइंट पर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इसके भी प्रिकॉशंस खत्म है। इसकी रही बात इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल, और उसकी ऑब्जर्वेशन टेबल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स के रूप में आपको मिल जाएगी। सो आप चेक कर लीजिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। हैव ए नाइस डे बच्चों। थैंक यू बच्चों, और पढ़ाई करते रहिए। ओके बच्चों।